वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ केंद्रीय बैंक के द्वारा जो साख नियंत्रण के उपाय अपनाए जाते हैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो भी शॉर्ट एंड इजी वे में। यदि गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूँ, मैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स हिंदी में ईजी वे में कराऊंगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो गाइस, केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण के उपाय दो उपाय होते हैं, गुणात्मक उपाय, मात्रात्मक उपाय। तो गुणात्मक उपाय में क्या होता है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा गुणात्मक उपाय अपनाए जाते हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में साख को सीमित करने का होता है। यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो साख नियंत्रण के उपाय अपनाते हैं तो उनमें ये है ना, अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को बढ़ाते नहीं है, उसको सीमित रखते हैं। इसमें जैसे बताया कि इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में साख को सीमित करने का होता है। रिजर्व बैंक का साख का प्रभाव अनुत्पादक कार्य से उत्पादक कार्य की तरफ करता है। गाइस ये सही है कि ये उत्पादक कार्य पर अधिक ऋण देता है जबकि अनुत्पादक कार्य पर कम ऋण देता है। यानी कि उत्पादक कार्य को अधिक प्राथमिकता प्रदान करता है और अनुत्पादक कार्य को कम प्राथमिकता प्रदान करता है। तो अब साख नहीं आपको समझ में आ गया गुणात्मक उपाय की। इन शॉर्ट में बता दूँ आपको कि इसमें अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को सीमित करने का इनका उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा नहीं बढ़ानी, सीमित ही रखनी है ना। और उत्पादक कार्यों को अधिक ऋण स्वीकृत करती है ये, और अनुत्पादक कार्य को कम ऋण स्वीकृत करती है। अब गुणात्मक उपाय के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट आते हैं, हम आपको बताएंगे। ये रे देखिए, पहला पॉइंट है नैतिक दबाव। नैतिक दबाव में क्या होता है, इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक व्यापारी बैंकों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। यदि व्यापारी बैंक इनकी अनुपालना नहीं करते तो उस स्थिति में व्यापारिक बैंकों पर नैतिक दबाव भी डाल सकती है। यानी कि इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक जो व्यापारी बैंकों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। यदि व्यापारी बैंक इनकी अनुपालना नहीं करे तो उस स्थिति में व्यापारिक बैंकों पर नैतिक दबाव भी यानी ये चाहती है कि रिजर्व बैंक जो व्यापारिक बैंकों का जो मार्गदर्शन करता है, व्यापारिक बैंक आप जानते होंगे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो अपने आपका जिसमें अकाउंट होता है वो उनको मतलब मार्गदर्शन करता है। अगर वो इनकी अनुपालना नहीं करते तो उनके ऊपर नैतिक दबाव डाल सकती है। नैतिक दबाव यानी कि नैतिक रूप से कुछ भी ऐसा दबाव डाल सकती है जो इनको भी ज़्यादा बुरा नहीं लगे। अब दूसरा पॉइंट आता है प्रत्यक्ष कार्रवाई। प्रत्यक्ष कार्रवाई में गाइस क्या होता है कि इसमें ये यदि वो ये जो पहले पॉइंट में बताया था, यदि कि इनके निर्देशों की पालना नहीं करने पर उनको बाध्य कर सकती है, उनको मजबूर कर सकती है, लेकिन इसमें पहले की अपेक्षा इसमें थोड़ा कठोर कार्रवाई की जाती है इसमें दूसरे वाले पॉइंट में। तो अब पढ़ते हैं हम इसको। व्यापारी बैंक को उनके निर्देशों की पालना करने के लिए बाध्य करती है, जैसा कि मैंने बताया। और केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंक के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी कर सकती है, यानी कि कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकती है। यदि पहले वाले दबाव को वो नहीं मानते, नैतिक दबाव डालती है पहले रिजर्व बैंक, यदि वो उनकी तब भी कार्य नहीं करते तो ये उन पर कठोर कार्रवाई करती है सेकंड में। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं हम, चयनात्मक साख। गाइस चयनात्मक साख में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जब रिजर्व बैंक साख की मात्रा में कमी करनी होती है, यानी रिजर्व बैंक को साख यानी ऋण ऋण कम देना है, लोगों को ऋण में कमी करनी है, तो वे क्योंकि उनके रिजर्व बैंक के पास जब ऋण की ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनके पास साख की मात्रा इतनी अधिक नहीं होती कि वो दूसरे लोगों को या व्यापारी बैंकों को दे सके, तो ऐसे में वो क्या करती है, वे प्रतिभूतियों को बेचान करती है। प्रतिभूतियों का बेचान करने से गाइस उनके पास प्रतिभूतियों को बेचती है तो उनके पास कुछ ना कुछ प्रतिफल तो आता ही है, जिससे कि साख की मात्रा का समाधान किया जा सके। यानी इस स्थिति में वो प्रतिफल का बेचान करती है या उनको बेचती है। बेचान मतलब बेचती है, जिससे साख की मात्रा को बनाए रखे जा सके। इसलिए जब भी साख की मात्रा में कमी होती है तो गाइस ये इसमें प्रतिभूतियों का बेचान होता है। अब चौथा पॉइंट है अपने ये वाला। गाइस चौथा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन चौथा पॉइंट प्रचार का पॉइंट है, यानी कि आपकी बुक में भी होगा प्रचार का पॉइंट, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा। प्रचार के मतलब गाइस क्या होते हैं कि इसमें वर्तमान में विज्ञापन युग होने के कारण रिजर्व बैंक अपनी पत्र पत्रिकाओं आदि प्रकाशित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में जुड़ी चुनौतियाँ अनेक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है और इन चुनौतियों से निपटने के उपायों को बताती है। यानी कि गाइस इसमें क्या होता है, इन शॉर्ट में बता दूं कि प्रचार के अंतर्गत विज्ञापन युग होता है तो रिजर्व बैंक अपना पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है और उन पत्रिकाओं में ये अपनी राय प्रकट करता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था में समस्याओं का समाधान किया जा सके। ये अपने उस पर विचार देता है।
जिससे कि वो लोग भी या व्यापारिक बैंक प्रेरित हो सके इससे, कि उनको ही पता चल सके कि अर्थव्यवस्था में जो भी चुनौतियाँ आया उनके सामने में उसको कैसे निपटारा किया जा सके। इस प्रकार है ये पॉइंट। अब चलते हैं साख की राशनिंग। गाइस साख की राशनिंग क्या होती है? रिजर्व बैंक साख को प्रदान करने के लिए ऋण की स्थिति में परिवर्तन करती है, यानी कि उसके लिए उत्पादक कार्यों पर अधिक ऋण स्वीकृत करती है, जबकि अनुत्पादक कार्यों पर कम ऋण स्वीकृत करती है। ये गाइस इसमें क्या होता है कि रिजर्व बैंक मतलब उत्पादक कार्य यानी कि आवश्यक कार्य, उत्पादक कार्य जो भी कह लो, मतलब जो ज़रूरी है उस पे अधिक ऋण देगी, उस पे कितना ही ऋण ले लो। लेकिन जो अनुत्पादक कार्य होते हैं ना, वो ज़्यादा आवश्यक नहीं होते, उस पे कम ऋण स्वीकृत करती है। ये है इसका मतलब। गाइस हमारे मात्रात्मक उपाय, इसमें क्या होता है गाइस? मात्रात्मक उपाय में इन उपायों के अंतर्गत केंद्रीय बैंक विभिन्न परिस्थितियों में साख में कमी और वृद्धि करने का प्रयास करती है, यानी कि कोई सी भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि यानी जब मुद्रा में वृद्धि होती है तो ये साख की मात्रा में कमी करती है। फिर कभी कोई सी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि साख की मात्रा में वृद्धि करनी होती है। ये भी आपको समझ में नहीं आएगा मात्रात्मक उपाय का पूरा ये किसे कहते हैं। तो पहले आप इनके अंदर जो पॉइंट आते हैं यानी बैंक दर नीति जो पॉइंट आ रहे हैं ना इनके अंतर्गत, इनको समझिए, फिर आपको मात्रात्मक उपाय का पूरा समझ में आ जाएगा। कि अगर शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ जाए कि मात्रात्मक उपाय से क्या आशय है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले इसके पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपन। बैंक दर नीति पहला पॉइंट है इसका। अब बैंक दर नीति का पहले तो इसका अर्थ समझो कि क्या होता है। बैंक दर से आशय या बैंक दर नीति एक ही बात है। बैंक दर से आशय जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है, इसे बैंक दर कहते हैं। यानी कि इस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों को ऋण दे, कोई भी रेट हो, 10%, 12%, कोई भी रेट हो, उस पर जो ऋण उपलब्ध कराती है ना इनको, वो बैंक दर नीति कहलाती है। अब इससे साख की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये प्रभाव पड़ता है जब देश में साख की मात्रा में कमी करनी होती है, यानी कि साख में कमी करनी है, रिजर्व बैंक को ऋण नहीं देना, ऋण में कमी करनी है, तो वो क्या करती है कि बैंक दर बढ़ा देती है, जिससे है ना व्यापारी बैंकों के ऋण महंगे हो जाते हैं। मान लो बैंक दर थी अपनी 6%, लेकिन रिजर्व बैंक ने साख की मात्रा में कमी करने के लिए बैंक दर 10% बढ़ा दी, तो कौन लेगा उससे ऋण? व्यापारी बैंक ये सोचेंगे कि हमारे ऋण तो महंगे हो गए, हम नहीं लेंगे, इससे वो ऋण नहीं लेंगे रिजर्व बैंक से, तो ऋण की मात्रा में भी तो कमी आएगी गाइज। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि केंद्रीय बैंक जब साख की मात्रा में कमी करनी होती है तो रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है। यानी कि बैंक दर में वृद्धि कर देते वो ऊंची ऊंची रेट बढ़ा देते हैं, जिससे व्यापारी बैंकों के ऋण महंगे हो जाते हैं। तो वो ये सोचते हैं व्यापारी बैंक अब क्या फ़ायदा, मतलब ऋण लेने का, बैंक दर तो बढ़ा दी। इससे क्या होता है कि साख की मात्रा को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी बढ़ा नहीं सकते, कमी हो जाती है उसमें साख की मात्रा में। और इसके अतिरिक्त अतिरिक्त यदि केंद्रीय बैंक को साख की मात्रा में वृद्धि करनी है कि उसके पास अधिक ऋण पड़ा है, भाई अधिक देना है उसको, मतलब अच्छी स्थिति चल रही है कि रिजर्व बैंक की, तो ऐसे में क्या करती है कि वे रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर घटा दी जाती है, यानी कि उसका उल्टा इसमें बैंक दर घटा दी जाती है, जिससे व्यापारी बैंकों के ऋण सस्ते हो जाते हैं। यानी कि इसमें ऋण सस्ते हो जाते हैं तो व्यापारी बैंक ये सोचते हैं अब तो ऋण सस्ते चल रहे हैं, यानी कि बैंक दर में कमी चल रही है अभी, तो अपन ऋण ले लेते हैं। इससे क्या साख की मात्रा में वृद्धि हो जाती है ऋण लेने से। तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं का अर्थ गाइस इससे लगाया जाता है कि जब रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदती है, बेचती है, तो ये खुले बाजार की क्रियाएं कहलाती है। यानी कि रिजर्व बैंक जो होती है वो किसी सरकारी प्रतिभूति, कोई भी प्रतिभूति मान लो, उनको खरीदती है और बेच देती है। प्रतिभूति यानी डिबेंचर, आपके अकाउंटेंसी में भी आता होगा डिबेंचर, यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो। अर्थव्यवस्था में जब साख की मात्रा में कमी करनी हो। अब इसमें चलते हैं हम अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा में, कि इसका साख में क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था के लिए। तो चलते हैं हम अर्थव्यवस्था में जब साख की मात्रा को कमी करनी होती है, कमी आएगा गाइस यहाँ पे, काम नहीं आएगा, कमी करनी होती है, तो उस स्थिति में रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों की प्रतिभूतियों का बेचान करती है। यानी कि गाइस इसमें क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था में जब रिजर्व बैंक के द्वारा साख की मात्रा में कमी करनी होती है, यानी कि साख रिजर्व बैंक के पास इतना ऋण उपलब्ध नहीं है जो कि दूसरे लोगों को दे सके, तो वो क्या करती है कि कम करती है कि साख की मात्रा को कैसे कम किया जाए। तो इसमें वो क्या करती है, प्रतिभूतियों को बेचती है। प्रतिभूतियों को बेचने से उनके पास कुछ ना कुछ तो प्रतिफल आता ही होगा गाइस, है ना। इससे कि उनके पास प्रतिफल आ जाता है और फिर वो साख की समस्या का निवारण कर लेते हैं, यानी कि उनको साख उपलब्ध करा देते हैं, इसलिए वो बेचती है। और इसके विपरीत यदि साख की मात्रा में वृद्धि करनी होती है उनको, ये है जैसे यदि साख की मात्रा में वृद्धि करनी होती है तो रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से प्रतिभूतियाँ खरीदना आरंभ कर देती है, यानी कि उनको ऋण
बढ़ाना है, अपनी मतलब साख की मात्रा में वृद्धि करनी है। साख का मतलब समझते होंगे आप, उधार या ऋण, है ना। तो उसमें वृद्धि करनी है तो रिजर्व बैंक क्या करती है, वाणिज्य बैंकों से प्रतिभूतियाँ खरीदना आरंभ कर देती है। प्रतिभूतियाँ खरीदती है वो, तो कुछ ना कुछ तो देती ही होगी, कुछ ना कुछ तो भुगतान करती है वाणिज्य बैंकों को, जिससे उनके साथ ऋण उधारी बढ़ती जाती है, यानी ऋण बढ़ते जाते हैं उनके। ये सब वो इसलिए करती है ताकि साख की मात्रा में वृद्धि किया जा सके। अब आप समझ में आ गया होगा कि इसका पूरा अर्थ ये होता है कि मात्रात्मक उपाय का, कि रिजर्व बैंक साख की विभिन्न परिस्थितियों में साख की मात्रा में कमी या वृद्धि करने का प्रयास करती है। अब आता है हमारे तीसरा पॉइंट, नकद कोषानुपात व वैधानिक कोषानुपात। इसको समझने के लिए गाइस पहले आपको एक बात बता दूं मैं आपको, पहले नकद कोषानुपात व वैधानिक कोषानुपात का अर्थ समझना होगा। गाइस ये वैधानिक तरलता अनुपात है, ये वैधानिक तरलता अनुपात भी बोल सकते हैं या कोषान। तो चलते हैं हम पहले नकद कोष अनुपात। नकद कोष अनुपात जब सभी बैंकों के द्वारा अपनी नकद जमाओं का एक निश्चित अनुपात में रिजर्व बैंक के पास जमा रखना होता है तो ये नकद जमा कोष अनुपात कहलाता है। गाइस ये आपकी किताब में उल्टी डेफिनेशन दे रखी है कि नकद कोष अनुपात की वैधानिक में दे रखी है और वैधानिक की नकद कोष अनुपात में दे रखी है, तो वो डेफिनेशन गलत है। ये डेफिनेशन सही है कि नकद कोष अनुपात क्या होता है, जब सभी बैंकों के द्वारा अपनी नकद, यानी जब सभी बैंक व्यापारी बैंक है ना अपनी नकद जमाओं का, उनके पास जो भी नकद जमाएँ आती है अपना एक निश्चित भाग है ना रिजर्व बैंक के पास जमा कराते हैं, कि रिजर्व बैंक दे बोलता है कि मैं एक निश्चित भाग हमें जमा कराना, तो इस स्थिति में वो उनके पास जमा कराती है। अब इसके बाद आता है वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात में क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात से क्या है गाइस, जब रिजर्व बैंक व्यापारी बैंकों को अपनी कुल नकद जमाओं का एक निश्चित भाग अपने कोष में रखने के लिए निर्देश देता है। यानी इसमें क्या होता है, रिजर्व बैंक व्यापारी बैंकों को निर्देश देता है कि अपनी नकद जमाओं का एक निश्चित भाग अपने कोष में रखें, ताकि जो भी उनके व्यापारी बैंक के पास जो भी समस्या है, जो भी ऋण की या जो भी साख की समस्या है, वह अपने आप सुलझा लें उस समस्या को जो इनके पास ऋण पड़ा रहता है। अब ये समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं अपने तीसरे वाले पॉइंट पे ही। तो ये नकद कोष अनुपात और वैधानिक कोष है। जब केंद्रीय बैंक के द्वारा साख की मात्रा को बढ़ाना होता है, यानी कि केंद्रीय बैंक साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहते हैं, कि साख की मात्रा में ऋण में वृद्धि करना चाहती है कि ऋण लो मुझसे, है ना। तो उस स्थिति में वैधानिक तरलता अनुपात को कम कर दिया जाता है। क्यों कम कर दिया जाता है वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब, मैंने समझाया था कि इससे व्यापारी बैंक अपने कोष में जो रखते हैं ना निश्चित भाग, वो कम रख देंगे, कम रखना शुरू करेंगे वो, क्योंकि रिजर्व बैंक उनको आदेश देता है कि वैधानिक तरलता अनुपात में कम रखा जाए। ये बोल रहा है ना, कम कर दिया जाता है उनके उनके वैधानिक तरलता अनुपात को। यानी फिर उनको कैसे जैसे करके उनको ऋण की आवश्यकता ही होती है, तो फिर वो ऐसी स्थिति में व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंकों से ऋण लेते हैं, क्योंकि उनके वैधानिक तरलता अनुपात तो कम कर दिया रिजर्व बैंक ने, वो अपने कोष में क्या रखेंगे, इसलिए। और इसके उल्टा यदि साख की मात्रा में कमी करनी होती है तो बैंक नकद कोष अनुपात में दोनों में वृद्धि करती है। यानी कि जब साख की मात्रा में कमी करनी होती है, रिजर्व बैंक के पास साख इतनी मात्रा या ऋण इतना नहीं है कि दूसरों को दे सके, तो इसमें क्या करती है कि वे नकद कोष अनुपात में वृद्धि। नकद कोष अनुपात मैंने बताया था कि सभी व्यापारी बैंक अपनी नकद जमाओं का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास जमा कराते, तो जो जमा कराते यानी पहले मान लो कि पहले 10% निश्चित भाग जमा कराते थे और अब 20% कराएंगे, तो रिजर्व बैंक के पास ज़्यादा आएगा। तो इससे ज़्यादा आने से क्या होगा कि वे साख की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जब उसके पास रिजर्व बैंक के पास जब साख की मात्रा नहीं होती, तो इस स्थिति में वे नकद कोष अनुपात में वृद्धि करती है। और वैधानिक तरलता अनुपात में ही वैधानिक तरलता अनुपात में क्यों वृद्धि करती है, क्योंकि व्यापारी बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात, यानी पहले वो 10% रखते थे तो अब 20-30% रखने लग जाएंगे, तो फिर वो ज़्यादा रखने लग जाएंगे अपने कोष में अपनी नकद जमाओं का एक निश्चित भाग, तो वो रिजर्व बैंक के पास ऋण क्यों लेंगे, वो खुद ही ज़्यादा रखेंगे, तो इससे वो रिजर्व बैंक के पास ऋण लेने नहीं आएंगे, तो अपना आप अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। तो गाइस वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।